Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. The topic which we are going to discuss today are sustainability of resources for development and efficiency of energy resources, which are two major environmental challenges. जैसा कि हम जानते हैं कि हर वो चीज़ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी लाइफ टाइम में इफ़ेक्ट करती है को इन्वायरमेंट बोलते हैं। हमारी जो भी सराउंडिंग है बेसिकली वो क्या है, वो हमारी इन्वायरमेंट है। टाइम के साथ साथ जहाँ इंसान ने बहुत तरक्की की वहाँ उन्हीं की एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट भी डिस्ट्रॉय हुआ है और इंसान को बहुत से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ इश्यूज लोकल लेवल पर होते हैं जबकि कुछ इश्यूज ग्लोबल लेवल पे होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकल इश्यूज कोई भी गवर्नमेंट अपने इंडिविजुअली उसको टैकल कर सकती है, लेकिन जब बात आती है ग्लोबल इश्यूज की तो उसको कोई भी एक कंट्री नहीं कर सकती अनलेस के डिफरेंट पॉलिसीज बने उस चीज़ को डील करने के लिए। So first environmental challenge which we are going to discuss is sustainability of resources for development. So before discussing the sustainability of resources, you must have idea about sustainability. So what is sustainability? Sustainability क्या होता है, इसका क्या meaning है? Actually, the word sustainability has many meanings like to maintain, to support, to endure, etc. It most commonly means maintaining the world we live in. The main idea is that we must act responsibility so that the resources on the planet will be available to support many generations to come. सस्टेनेबिलिटी का बेसिक मीनिंग ये है कि हम प्लेनेट पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट ना करें या उनको वेस्ट किए बगैर यूज़ करें ताकि ये रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन्स को भी अवेलेबल हो सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज या तो रीन्यूएबल होते हैं या नॉन रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज तो बनते रहते हैं, सो इसका कोई इशू नहीं, लेकिन जब बात आती है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तो वो दोबारा जनरेट नहीं होते। उनको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि वो वेस्ट भी ना हो और आने वाली जनरेशन्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो इनकी अवेलेबिलिटी को लेके। एज वी नो, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर फिनिट इन नेचर, मतलब ये रिसोर्सेज हम खुद से जनरेट नहीं कर सकते और ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में रह गए हैं। लास्ट डिकेड में ये चीज़ भी ऑब्जर्व की गई है कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से कंसिडरेबल एफर्ट्स की गई हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाने में ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा सके। Development that meets the needs of the present without compromising the need of future generation to meet their own needs. So basic purpose for sustainability of resources for development ये है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे प्रेजेंट पॉपुलेशन की डिमांड्स तो पूरी हो रही हों, लेकिन इस चीज़ की भी श्योरिटी हो कि वो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन को भी अवेलेबल हों। Good governance within each country and at the international level is essential for sustainable development. Peace, security, stability, and respect for human rights and fundamental freedom, including the right to development as well as respect for cultural diversity, are essential for achieving sustainable development and ensuring that sustainable development benefits all. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए इन सब फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? सो द स्टेप्स फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इंटरजनरेशन इक्विटी एंड इंट्राजनरेशन इक्विटी। सो व्हाट इज इंटरजनरेशन इक्विटी? इंटरजनरेशन इक्विटी का मेन पर्पस है कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहे और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एडवर्स इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, और ये चीज़ तभी पॉसिबल है अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना कम कर दें या उसको कंटेमिनेट करना ख़त्म कर दें। इंट्राजनरेशन इक्विटी। इंट्राजनरेशन इक्विटी का मेन पर्पस डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में वेल्थ गैप को मिनिमाइज़ करना है
और साथ साथ इस चीज़ पे एम्फिसाइज करना कि डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करें। स्टेप्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट: change the technology, 3R approaches, environmental education and awareness, resource utilization, use of eco-friendly technologies and population stabilization. So students, we will discuss these steps one by one. So first one is the change the technology. ऑल टेक्निक्स को न्यू टेक्निक्स में चेंज करने से रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल है, बिकॉज और एडवांस टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्पफुल है। एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है? एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वेस्ट प्रोडक्शन कम होती है और ये इको फ्रेंडली है, क्योंकि रेट ऑफ पोल्यूशन कम होता है और चीज़ों की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। Second one is 3R approaches. Reduce, reuse and recycle are basically 3R approaches. 3R approaches भी helpful हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए रिसोर्सेज की, क्योंकि इसकी वजह से इन्वायरमेंट से पोल्यूशन कम होती है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंटेमिनेट करने का रीज़न है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस: हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग स्पेशली जो अनएजुकेटेड हैं, उनको इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और ना ही उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि जो इन्वायरमेंट हम खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हमें ही डिस्ट्रॉय करेगा। बिकॉज हेल्दी लाइफ के लिए इन्वायरमेंट का भी हेल्दी होना ज़रूरी है। इसलिए इन लोगों को एजुकेट करना और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, so that they can contribute their part for minimizing environmental degradation. रिसोर्स यूटिलाइजेशन: ओवर यूटिलाइजेशन किसी भी रिसोर्स की उस रिसोर्स को कोलैप्स कर देती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी रिसोर्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन कम होगी तो वो रिसोर्स की डिग्रेडेशन का कोज बनेगी। सो रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज ओनली टू देयर कैरिंग कैपेसिटी। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़: जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है। जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम टेक्नोलॉजी को उसके डिसएडवांटेजेस की वजह से यूज़ करना छोड़ दें। सो इसलिए बेटर यही है कि डेवलपमेंट के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करे, और साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो किसी भी प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हों वो मिनिमम लेवल पर हों। So the technologies used should be adaptable, eco-friendly, resource efficient and socially acceptable. The last one is population stabilization. Steps should be taken to stabilize our population. पर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो रिसोर्सेज की भी कंजम्पशन ज़्यादा होगी और इसकी वजह से रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट होंगे। सो पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए। So students, the second environmental challenge which we are going to discuss is increase the efficiency of energy resources. So what is energy resource? Energy is the capacity to do work and is required for life processes. किसी भी काम के करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं और ये लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। Energy resources are the opportunities an area offers to generate electricity based on its natural conditions and circumstances. एनर्जी रिसोर्सेज बेसिकली किसी भी जगह की नेचुरल कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी: देयर आर 5 फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी: न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन, solar energy, gravity generated by the earth and moon, nuclear fission reactions, energy in the interior of the earth and energy stored in chemical bond. सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? सूरज है,
और solar energy arrives from the sun by electromagnetic radiations. इसको डायरेक्टली या तो हम हीट के लिए यूज़ करते हैं या इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल सोलर पैनल्स का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। इसका भी यही फंक्शन है कि ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये एक अनलिमिटेड सोर्स है जो कि रीन्यूएबल भी है और नॉन पोल्यूटिंग भी है। Gravity generated by the earth and moon. Gravitational pull of the moon on earth causes tides. ग्रेविटी वो फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं या पुल करते हैं। हर वो चीज़ जिसका मैस हो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी होता है। मैस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा होगा। तो चांद की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ पर होती है उससे टाइड्स पैदा होती हैं ज़मीन पर। ये टाइड्स राइज और फॉल होते हैं और सी लेवल में, और टाइड्स फ्लो की वजह से टरबाइन चलते हैं और ये भी एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स है। इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड एनर्जी जो भी केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर की होती है वो भी क्या है, फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी एफिशिएंसी की टर्म आजकल बहुत यूज़ हो रही है। अप्लाइंसेस पर जो लेबल होते हैं या जो कंपनीज की तरफ से एडवर्टीजमेंट होती हैं वहाँ भी ये फ्रेज यूज़ होता है। पर इसका क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट कहेंगे अगर ये ज़्यादा देर तक चले और बेहतर काम करे और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करे जितनी के दूसरे अप्लाइंसेस करते हैं। Ultimately, energy efficiency means doing more with less. Energy efficiency simply means using less energy to perform the same task, that is, eliminating energy waste. So, एनर्जी एफिशिएंसी में वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो कम एनर्जी में भी सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ हम एक ओल्ड लाइट बल्ब की मिसाल लेते हैं। ये बल्ब लाइट तो प्रोड्यूस करते थे पर बहुत ज़्यादा हीट वेस्ट होती थी इस प्रोसेस में, जबकि एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब सेम अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस करते हैं बगैर हीट के वेस्ट किए। सो हम कह सकते हैं कि एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब ज़्यादा एफिशिएंट हैं कंपैरेटिवली ओल्ड लाइट बल्ब से। वाई डू वी नीड टू बी एनर्जी एफिशिएंट? हमें एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? Energy efficiency is a way of managing and limiting this growth in energy consumption to save wildlife habitat, safeguard the planet and make sure there is energy left for future generation. लास्ट फ्यू डिकेड से एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। एनर्जी एफिशिएंसी बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन में जो भी इंक्रीज़ आ रहा है उसको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है ताकि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और प्लैनेट को भी सेफ रखा जाए और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। वी कांट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में तीन रीजंस की वजह से, विच आर द इन्वायरमेंट, द इकोनॉमी एंड द बैंक बैलेंस। इन्वायरमेंट, जितनी ज़्यादा हम एनर्जी यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगी एटमॉस्फेयर में और ये नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, कोल और गैस को डिप्लीट करती हैं। हमें अपना एनर्जी रिसोर्सेज पर रिलायंस कम करना पड़ेगा ये नेगेटिव फैक्टर रिड्यूस करने के लिए, और ये तभी पॉसिबल है जब हम एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करें। द इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी ऑयल और गैस के रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसी डिपेंडेंसी की वजह से इन रिसोर्सेज की कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इम्बैलेंस हो रहा है पूरी दुनिया में और बहुत से एरियाज में एनर्जी पॉवर्टी का रेट इंक्रीज हो रहा है। एंड थर्ड वन इज बैंक बैलेंस। कोई भी शख्स ज़्यादा पे नहीं करना चाहता एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जो वो यूज़ करते हैं रूटीन में, सो लाइक हीटिंग एंड हॉट वाटर एट्सेट्रा, सो इट मेक्स सेंस टू बी एनर्जी एफिशिएंट।
ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ये रियलाइज़ किया है कि इंसानों ने ऑलरेडी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, और जब बात आती है इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने की, तो साइंटिस्ट का फोकस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं और ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं। Alternative energy encompasses all those things that do not consume fossil fuel. बेसिकली क्या होता है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, वो फॉसिल फ्यूल को कंज्यूम नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करते। दे आर वाइडली अवेलेबल, ये काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और क्या है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। दे कॉज लिटल और ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन, और इसकी वजह से बिल्कुल माइनर सी या बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होती है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से इन्वायरमेंट कम डिस्ट्रॉय होता है। ये रिन्यूएबल भी है और फ्री भी, मतलब आपको इनकी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को हम घर, गाड़ियों और फैक्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। सारी दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की डिस्कवरी और डेवलपमेंट के लिए, ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन की जो एनर्जी रिसोर्सेज की नीड है वो इजीली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और सेफली पूरी हो सके। इम्पोर्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इनको यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के बताया था कि इसका पहला एडवांटेज क्या है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसकी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, ना ही टैक्स देना पड़ता है इसके यूजेज पे। सेकेंड वन इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये क्या है जी, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। किस तरह, क्योंकि इसकी वजह से पोल्यूशन कम होती है और ये रीन्यूएबल भी है। लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। जब हम एनर्जी सोर्सेज यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन उसमें एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट कंटेमिनेट हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन कम हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और अगर हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करते रहें तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाएगी, और इसी की वजह से एयर, सॉइल और वाटर पोल्यूशन कम होती है। जबकि अगर हम दूसरे सोर्सेज यूज़ करें, उसकी वजह से क्या होगा, एयर, सॉइल और वाटर कंटेमिनेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है। Commonly known alternative energy resources: hydroelectric energy, solar energy, wind energy, biomass energy, geothermal energy and tidal power. So students, you are going to prepare an assignment on these commonly known alternative energy resources and their advantages. Thank you for your kind attention. Allah Hafiz.